ठीक है भाई, हो गया। अब देखो थोड़ा सा ना मैं सीआई के बारे में बताता हूँ। जैसे भी कल से हम सीआई स्टार्ट करेंगे, अभी और सवाल करने हैं एसआई के। देखो सीआई क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। देखो अगर मैं बात करूँ कि भाई 100 रुपये में अगर मैं बोलूँ साधारण ब्याज की दर से, पहले साधारण ब्याज बता रहा हूँ एसआई, ठीक है एसआई। तो एसआई में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10% की ब्याज दर से मैं 2 साल में कितने रुपए दूंगा, तो यहाँ पे 10 रुपये, फिर 2 साल में अगली साल भी 10 रुपये, तो 10 10 20, यानी कि आपको टोटल में मतलब कितने चुकाने पड़ेंगे, 120 रुपये चुकाने पड़ेंगे 100 रुपये के। लेकिन अगर यही बात मैं उसमें करूँ, देखो साधारण ब्याज में क्या है, हर साल ब्याज बराबर होता रहता है। जैसे मैं अगली साल की भी बात करूँ 3 साल की, तो यहाँ पर भी 10 देना पड़ेगा। एक और साल की बात करूँ 4 साल हो गए, यहाँ पर भी 10 देना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए आपके, 140 रुपये हो गए। कितने देने पड़ेंगे 4 साल में, टोटल 140 रुपये, 140 रुपये देने पड़ेंगे साधारण ब्याज की दर से। अगर यही होता चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो ध्यान से सीआई, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, तो 100 रुपये है, ठीक है 100 रुपये। अब 100 रुपये का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई 110 रुपये होगा। अब इसमें क्या होता है ना कि 1 साल बाद हर साल मतलब क्या है, उस जो ब्याज मिलता है ना, तो ब्याज मिलके वो जो अगली जो आती है ना, जो मिश्र धन आता है, अमाउंट आता है, वही आपका अगले साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि अब आप 100 रुपये पे, यहाँ पे हर साल अपन 100 रुपये पे निकाल लेते, तभी तो 10-10 मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब 110 का 10% लगेगा। 110 का 10% आप बोलेंगे क्या होगा, 11 रुपये, 11 रुपये, यानी कि 11 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अगली साल की बात करूँ मैं, अगली साल की, ठीक है, तो अगली साल क्या होगा कि फिर से 10%। अब ये 10% लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा ना, 110 पे लगेगा। अब ये मूलधन बन गया अगले साल के लिए, जो तीसरी साल है उसके लिए 121 मूलधन बन गया। तो इसका मूलधन अपन निकालेंगे इसका, तो आएगा 12.1 रुपये, और इसमें 12.1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 133.1 रुपये, ठीक है। यानी कि 100 से 3 साल में कितने हो गए, 133.1 रुपये हो गए। जबकि साधारण ब्याज की दर से सिर्फ 30 रुपये होते हैं, यानी कि 3.1 रुपये, तो सॉरी हाँ 3.1 रुपये आपको ज़्यादा मिल गया। अगर मैं एक और साल की बात करूं, तो अगली साल के लिए, चौथे साल के लिए ये आपका मूलधन होगा, तो अब इसका 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 146.41 रुपये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई कि भाई जो साधारण ब्याज होता है ना, वो कम होता है, लेकिन पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, ठीक है। हर साल क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैं अगर साधारण ब्याज की बात करूँ, तो 100 से यहाँ तक जाने में सिर्फ 140 रुपये देने पड़े थे। कितने रुपए, 140। लेकिन अगर यही 4 साल की बात मैं चक्रवृद्धि ब्याज से करता हूँ, तो आपको देने पड़ रहा है 100 रुपये के 146.41 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है, 146.41 रुपये। तो देखो ये ज़्यादा लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और भी मेथड होती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज में आपका ब्याज हर साल बराबर रहता है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बराबर नहीं होता, ब्याज तो हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो बराबर रहता है हमेशा। अब आप बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो स्केलिंग फैक्टर मैं बताता हूँ। आपने देखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 110 में अगर हम 100 का भाग लगाएंगे तो ये 1.1 आएगा। कितना आएगा, 1.1। ऐसे ही अगर मैं 121 में 110 का भाग लगाऊँ, तब भी आप बोलेंगे 1.1 आएगा। ऐसे ही मैं 133.1 में 121 का भाग लगाऊँ, तब भी 1.1 आएगा। ऐसे ही मैं 146.41 में 133.1 का भाग लगाऊँ, तब भी 1.1 आएगा। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर आपकी 10% है, तो स्केलिंग फैक्टर हर साल कितना होगा, 1.1 होगा। यानी कि आप तुरंत निकाल सकते हैं कि भाई एक साल में कितना होगा, 1.1, अगली साल क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1.21 हो जाएगा। अगली साल क्या हो जाएगा, 1.1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1331 होता है, तो ये हो जाएगा 133.23। अगले साल और उसका 4 घात हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि स्केलिंग फैक्टर बराबर होता है। तो देखो ये स्केलिंग फैक्टर होता क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इधर, ठीक है। अब आपने ना बचपन में एक सवाल वो फॉर्मूला पढ़ा था कि ए चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन निकालेगा, ए बराबर P1 + RY100 की पावर n, ये पढ़ा था, ठीक है, ए बराबर P1 + RY100 की पावर n। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ए बराबर P, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1+, अगर आप बोले कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10/100 की पावर n, इसको इससे काटेंगे
तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 में 1 कब आ जाएगा, वो 1 में 10 कब आ जाएगा, तो आएगा 0.1। यानी कि आप देख रहे हैं 1.1, यहाँ पर देखो क्या आ गया स्केलिंग फैक्टर। तो हम ये फॉर्मूला ना लगाते हुए हम ऐसे ही यहाँ से देख लेते हैं कि स्केलिंग फैक्टर कितना है, ठीक है। तो ये स्केलिंग फैक्टर से हम आसानी से निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बड़े आसान तरीके से सीआई करवाऊंगा मैं अभी, कुछ चुटकियों में मतलब सवाल हो जाएंगे। आपको डर लगता होगा, लगता ही है, जो नए नए बच्चे होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान टॉपिक है नहीं, क्योंकि हर साल इसमें बदल बदल के सवाल आते हैं और अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैं 3-4 तरीके से बताऊंगा, इसको नोट करो, ठीक है। चलो करो जल्दी से, ठीक है। तो चलिए, और देखो भैया अब मैं अगला तरीका बताता हूँ आपको और कैसे कर सकते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। हम रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखो रेशियो मेथड क्या कहती है, पहले तो एक चीज समझ लो यहाँ पर, पहले स्केलिंग फैक्टर आपको बताया तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या होगा, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि स्केलिंग फैक्टर कितना होगा आपका 1.1। अगर 20%, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज में बताऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.2। अगर आपकी 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो स्केलिंग फैक्टर होगा 1.3, ठीक है। अगर आपकी 5% है तो क्या होगा 1.05 होगा, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर। इसी तरह अब देखो रेशियो मेथड से हम कैसे कर सकते हैं कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो दे रखी है, दर दे रखी है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 1/10, यानी कि ये आपका क्या है, मूलधन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ब्याज। तो आपका जो पैसा बन रहा है वो 10 से 11 बन रहा है एक साल में, ठीक है। अगली साल भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से 11 बन रहा है, ठीक है। तो 2 साल में आपने देखा कि कितना हो गया, 10 × 100 और 11 का गुणा करेंगे तो 121, यानी कि 100 रुपये से कितने हो गए 121। हमने स्केलिंग फैक्टर में भी देखा था, उससे निकाला था, तभी 100 रुपये 2 साल में कितने हो रहे थे, 121 रुपये हो रहे थे, ठीक है। अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ, 3 साल की, तो यहाँ पर देखो 21% मिल गया कि नहीं मिल गया यहाँ पर, ठीक है। और साधारण ब्याज की दर से होता तो सिर्फ 20% मिलता। अगर मैं बात करूँ 3 साल की, तो आपने 10 यहाँ पर रखा और 10 से 11 फिर हो गया, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और ये कितना हो जाएगा आपका 1331। 1000 पर 1331 हो रहा है, यानी कि एक जीरो हटाएंगे 100 पे निकालेंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 133.1% हो गया, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 100 का 133.1 मिलेगा 3 साल में, ठीक है ना। तो ये एक रेशियो मेथड ये होती है, ठीक है। अगला एक तरीका और होता है सक्सेसिव मेथड। देखो सक्सेसिव क्या होता है, आपको पता है कि पहली साल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्काउंट वगैरह में, x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, मतलब क्रमागत जो होती है, इसमें क्रमागत ही होती है। कैसे, पहली साल आपको 10% मिला है, अगली साल भी कितना मिला है 10%, फिर 10 × 10/100। तो आपने देखा 2 साल में कितना हो गया, 10 और 10 20, और 10 × 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1, तो 2 साल में कितना आ गया, यहाँ पर भी देखा आपने 21 रुपये ब्याज मिल गया। तो एक तरीका स्केलिंग फैक्टर वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला सक्सेसिव से भी हम निकाल सकते हैं। एक तरीका और मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, इसका ये 2 साल के लिए 21 रुपये। अगर मैं 3 साल की निकालता हूँ 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए देखो फॉर्मूला ये होता है x + y + z, सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, सक्सेसिव का फॉर्मूला, प्लस xy + yz + zx/100 प्लस x, ठीक है, ये नोट कर लेना, प्लस xyz/10,000, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1000 10,000। तो देखो क्या करेंगे, x + y + z, यानी कि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही दे रखी है ना, तो 10 + 10 + 10 तो कितना हो गया 30, प्लस 10 × 100 10 × 100 10 × 100, यानी कि टोटल कितने हो गए 300, 300/100 कितना आ गया 3, प्लस 10 10 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1000, 1000/10 10 10 तीनों का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और बटे में 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएगा 33.1 रुपये। यानी कि आपको जो 100 रुपये पे वो 10% के हिसाब से कितना मिलेगा 33.1। तो ये होगी सक्सेसिव मेथड। एक मेथड होती है सीआई निकालने की, वो होती है आपकी ट्री मेथड। ट्री मेथड लगाएंगे कहीं कुछ सवालों में सही भी रहती है, बाकी हर सवाल में नहीं लगा सकते, बहुत लेंदी भी हो जाती है उससे, वो लेकिन बता देता हूँ मैं, देखो कैसे। लेकिन फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे भाई, ये वाला जो आपका ये फॉर्मूला है ना, A = P1 + RY 100 की पावर है, वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन यूज़ नहीं करेंगे अगर, क्योंकि मैंने बता दिया शॉर्ट में निकाल के। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, अगर 20% रहा होगा तो 20/100 तो कट जाएगा तो 1.2 आ जाएगा। मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा है 20% का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है 1.2 होता है, ठीक है।
अब देखो एक और ट्री मेथड। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये पहली साल जैसे मान लो 100 रुपये चाहे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए हैं या साधारण ब्याज पे दिए हैं, तो उसमें 100 रुपये पे जो आपका ब्याज मिलेगा ना एक साल में, वो बराबर होगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, लेकिन ब्याज हमें वो बराबर होगा पहली साल के लिए। दूसरी साल से चेंज होता जाता है, ठीक है। तो देखो मैं बात बताऊँ, जैसे आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, तो पहली साल के लिए साधारण ब्याज पे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अगली साल, पहली साल की बात कर रहा हूँ, अगर दूसरी साल की मैं बात करता हूँ, दूसरी साल की, तो 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे 100 का। अब 10 का 1%, 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपये होगा। देखो 100 रुपये पे पहली साल में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर की बात है, ये सेकेंड ईयर की बात है, और यहाँ पर थर्ड ईयर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा पहली साल कितना, 10 रुपये, 100 रुपये का 10% मैंने बताया, एक 10 रुपये होता है, तो 10 रुपये ब्याज लगेगा, मिलेगा पहली साल। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, 10 रुपये ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साल की बात करूँ तो 100 रुपये का 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 10 रुपये है जो पहले मिल गया है, इस पर भी तो मिलेगा ब्याज, तो 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% होगा 1, ठीक है। 10 का 10%, 100 से 100 कट जाएगा 1, तो यानी कि 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं अगली साल 2 साल की बात करूं तो आप देख रहे हैं 10 और 10 20 और 1 21 रुपये ब्याज मिल गया, 100 पे मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये ट्री मेथड होती है। अगर मैं तीसरी साल की बात करूं तो देखो तीसरी साल के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसी, कि यहाँ पर आपने देखा कि 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये, तो अब कितना मिलेगा आपको? इसका निकाल लेना, 10 और 10 का ये अलग मिलेगा आपको, ठीक है, 20 का मिलेगा, फिर इसका मिलेगा। तो ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं ट्री मेथड से भी। तो ये 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड और सक्सेसिव डिस्काउंट मेथड और स्केलिंग फैक्टर। तो ये 3 तरीके से, 3-4 और एक ट्री मेथड, 4 तरीके से हम सवाल करेंगे, जो भी सवाल आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे सवाल करते हैं, ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल आपका दे रखा है अगला, कि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी? देखो कुछ धनराशि मतलब बराबर धनराशि है, उसको एक बार दे रहा है वो 9% की पे और एक बार दे रहा है 10% की पे 2 साल के लिए, तो उसको ब्याज मिल रहा है टोटल 760 रुपये। कितने में रुपये मिल रहा है? 760 रुपये। और आपकी धनराशि में ऑप्शन लिख देता हूँ, 1700 और 1800, 1900 और 2000, यह आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बताया अभी साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, एक साल 9% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 18%। इसी तरह से अगली वाली क्या है, 10% में मिल रहा है, तो एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 20%। तो ये टोटल कितना हो गया? यानी कि आपको टोटल ब्याज मिलेगा 38%। और ब्याज वैसे भी कितना मिला है रुपए में? 760 रुपये, यानी कि 38% की वैल्यू आपकी कितनी है? 760 रुपये है। तो आप बोलेंगे 1% की वैल्यू 760 बटे 38, तो 38 दूनी होता है 76 जीरो, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 रुपये। हमको निकालना है 100% की, तो 2 जीरो और लगा दो, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? आसान सवाल था, ठीक है। चलो नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है आपका, ये लास्ट सवाल है। देखो अच्छा सवाल है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 की ब्याज दर से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 7480 रुपये है, तो आपको मूलधन बताना है। देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका ऑप्शन है 8400, ठीक है, और 9600 और 7200 और 9000, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो दिया क्या है भाई, सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 18/1/3%, ठीक है। और आपके पास 4 वर्ष और 3 माह ये दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था परसेंटेज फ्रैक्शन में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो एक तो ये तरीका है 18/354 और एक 55/3 लिख दो, इसको नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखो आप बताओ कि 18% के 18/1/3% क्या होगा? 10% प्लस 8/1/3% होगा, ठीक है।
10% को मैंने बताया 1/10 लिख सकते हैं। और 8 से 1/3 मैंने परसेंटेज पहली वीडियो थी उसमें लिखवाया है, याद कर लेना। 8 से 1/3% होता है 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 60, 10 6 60, 6 12 5 60, यानी कि ये आ गया आपका 11/60। ठीक है, यानी कि 18 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी 11/60। अब बात करते हैं 4 साल 3 महीने की, इसको पूरे को साल में चेंज करना है। तो आप बताओ 4 साल प्लस 3 महीने को अपन 3/12 साल लिख सकते हैं, बोलो। तो 4 प्लस 3/4 मतलब 1/4 हो गया, 3/12, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, यानी कि 17/4 वर्ष, ये पूरा वर्ष में आ गया। अब उसने बोला है कि 7480 रुपये ऐसा ही ब्याज मिल रहा है आपको किसी मूलधन पर, पता नहीं है, PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ऐसा ही बराबर PRT/100। आर कितनी हो गई आपको मैंने बताया 11/60, इंटू टी कितना है 17/4 समय। ठीक है, तो बस कर लेते हैं इसको, क्या 11 से 17 से काट देते हैं, 17 चौक 68, कितनी बच गई 6, 17 चौक 68 0, 11 से इसको काटेंगे 11 चौक 44 0। ठीक है, तो पी बराबर आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और 24 चौक 9600 रुपये। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा 9600 रुपये। ठीक है, और ठीक है, इसको नोट कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल रैयत मैथ्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, जय हिंद।